हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का एमआर बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। आइए, आज हमारा दूसरा चैप्टर भी समाप्त हो गया, तो हम दूसरा चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख लेते हैं। थोड़ा समय का अभाव है, इसलिए आपके लिए इस चैनल पर जो 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो अभी नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि अगले 2-3 माह के अंदर समय निकालकर फिर पहला चैप्टर का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, जो 2 नंबर और 5 नंबर के लिए होगा, उसका भी वीडियो मैं बनाना शुरू करूँगा। तब तक के लिए देखिए, ये दूसरा पाठ के जो हमारे परीक्षा से इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए जो हमारा VVI जो ऑब्जेक्टिव है उसको लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग मात्र 10 प्रश्नों को समझेंगे, फिर 10 अगले वीडियो में, फिर 10 अगले वीडियो में। तो चलिए देखिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, यदि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो। ठीक है, देखिए पहला, तो सबसे पहले थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं इस बिलियन के बारे में कि बिलियन क्या होता है। तो आप जानते हैं कि बिलियन क्या है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या होता है? बिलियन होता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या होता है? बिलियन होता है। यानी बिलियन में 2 चीज़ एकदम जरूर रहता है। कौन कौन? एक विलायक और दूसरा क्या रहता है? विलय। यानी बिलियन में विलायक और विलय का होना जरूरी है। ये विलायक क्या होता है? तो जो घुलाता है किसी पदार्थ को। विलय क्या होता है? जो घुलता है। यानी जो घुलाता है वो विलायक है, जैसे जल। ये जल किसी भी चीज़ को घुलाता है। और विलय जो होता है ये घुलता है, जैसे नमक हो गया, चीनी हो गया, ठीक है ना, ग्लूकोज हो गया। ये सब घुलने वाली चीज़ें हैं। ये किसके अंतर्गत आता है? विलय के अंतर्गत। और विलय क्या होता है? जो किसी चीज़ को घुलाता है। तो बिलियन का परिभाषा हम कई रूपों में दे सकते हैं। बोल सकते हैं कि बिलियन में जो पदार्थ अधिकतम मात्रा में हो वो आपका विलायक होता है, जो पदार्थ कम मात्रा में हो वो आपका विलय होता है। या बिलियन में जो घुलता है वो विलय होता है, जो घुलाता है वो विलायक होता है। ठीक है, तो आइए इसी के साथ हम लोग चलते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है। तो परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है? पहला ऑप्शन दिया है परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर, तो नहीं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर प्रोटॉनों की संख्या होता है। यानी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगा, लेकिन परमाणु द्रव्यमान के बराबर नहीं होगा। बी है परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल के बराबर। तो परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल के बराबर होता है, परमाणु द्रव्यमान नहीं। परमाणु द्रव्यमान जो होता है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के संख्या के योगफल के बराबर होता है। यानी यहाँ पर आता परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल के बराबर। तो यहाँ प्रोटॉन दिया है लेकिन न्यूट्रॉन नहीं दिया है, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसके जगह पर क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। यानी परमाणु भार को हम लोग ए से सूचित करें तो ए बराबर होता है हमारा P+N। यानी परमाणु संख्या लगभग परमाणु भार दोनों बराबर होते हैं। तो ए बराबर होता है आपका P+N, जिसमें P क्या है? प्रोटॉनों की संख्या है, और N क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या है, जिसमें प्रोटॉन पर क्या होता है? धन आवेश होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है आवेशहीन होता है। तो हम ए बराबर P+N। तो हमारा यहाँ क्या होना चाहिए? न्यूट्रॉन, परमाणु के न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल का जो परमाणु के न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या के योगफल के बराबर को ही हम बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। तो किसके बराबर होता है?
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योगफल के बराबर होता है। ये हमारा ऑप्शन बी सही रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा जगह के अभाव में सी और डी नहीं लिखे हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन राउल्ट के नियम का पालन करता है? तो राउल्ट के नियम का पालन करता है, तो जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसको बोलते हैं आदर्श विलयन, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे बोलते हैं हम लोग अनादर्श विलयन। तो कौन राउल्ट के नियम का पालन करता है? तो यहाँ राउल्ट के नियम का पालन आपका P बराबर KH प्लस इंटू एक्स होता है। ये जो है आपका P समानुपाती होता है x1 के, तो और P1 समानुपाती x1 के होता है, यानी उसमें जो मोल अंश होता है तो मोल अंश के ही समानुपाती होता है। तो इस समानुपाती को यदि हम हटा देते हैं तो एक क्या आता है, नियतांक आता है। ये आपका KH नियतांक, जिसे हेनरी नियतांक के नाम से जाना जाता है। तो कौन राउल्ट के नियम? तो राउल्ट के नियम में कौन सा ही होगा आपका P बराबर KH इंटू एक्स। ये P के जगह पर P1 भी हो सकता है, P2 भी हो सकता है, ठीक है ना। ये जो जैसा पदार्थ रहेगा ओकरा हिसाब से चलेगा। तो इसका सही आंसर इसमें आपको जो दिखाई दे रहा है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। तीसरा प्रश्न है, किसी विलयन का वाष्प दाब होता है। विलयन का वाष्प दाब होता है, तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से ज्यादा होता है? हाँ, यही दो में से कोई ऑप्शन होगा। शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर और इनमें से कोई नहीं। सी और डी तो इसी तरह से खत्म हो जाएगा। अब हमारा दिक्कत है कि ए होगा कि बी होगा। तो किसी विलयन का वाष्प दाब, मान लीजिए ये आपका विलायक है, आप प्लस विलय है, तब न मिलता है आपका विलयन होता है। तो मान लीजिए कि ये आपका जो विलायक है जिसको हम जल बोलते हैं, जल ले लीजिए और विलय के रूप में मान लीजिए नमक ले लिए NaCl, इसे हमारा जो विलयन बनेगा तो इस विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? तो इस विलयन का वाष्प दाब में क्या देखने को मिलेगा आपका? तो किसी विलयन का वाष्प दाब होता है तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से क्या होता है? कम होता है। ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कैसे ए सही होगा? जैसे देखिए ये आपका शुद्ध जल है, इसका वाष्प दाब जो होगा यदि ओकरा में कोई हम विलय पदार्थ मिला देते हैं तो एक और वाष्प दाब में कमी आ जाती है, यानी इसको और ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा इसको उबालने के लिए। नहीं देखते हैं, पानी को खौलाइए 100 डिग्री सेल्सियस पर खौल जाएगा, लेकिन सब्जी बनाइए ओकरा में थोड़ा नमक मिला दीजिए तो ओकर वाष्प दाब घट जाता है और उसको ज़्यादा समय लगेगा उबालने में। समझ रहे हो ना? तो विलायक का वाष्प दाब जो है उस विलायक में विलय मिला देंगे तो विलयन में वाष्प दाब में कमी का मुख्य कारण क्या है? इस विलय का मिलना। ये जितने ज़्यादा विलय मिला रहेगा आपके विलायक में उतने विलयन के वाष्प दाब में क्या आएगी? कमी आएगी। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। चौथा है, कौन सा सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है? कौन सा सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है? तो इकाई ताप से स्वतंत्र कौन आपको दिखाई दे रहा है? तो एक और सही आंसर होगा मोललता। क्या होगा? मोललता। मोलरता नहीं, नॉर्मलता नहीं। इसका सही आंसर होगा ए। काहे ए होगा? क्योंकि ताप से स्वतंत्र मोललता होता है। कैसे ताप से स्वतंत्र मोललता होता है? क्योंकि मोललता को हम लोग छोटका एम से सूचित करते हैं ना। तो मोललता का परिभाषा आप लोग चलते हैं तो विलय के मोलों की संख्या अबाटा में विलायक का द्रव्यमान, तो विलायक का द्रव्यमान केजी में होता है या ग्राम में होता है। तो इसमें क्या देख रहे हैं इस सूत्र में कि इसमें आयतन नहीं दे रहा है। यदि आयतन रहता तब समझिए कि ओकरा में ताप की जरूरत पड़ता। तो ये इसको छोड़कर इन सब में चलेंगे ना तो सब में कितना आयतन में कितना विलय घुला हुआ है एकरा पर चलता है।
लेकिन हेकरा में आयतन का कोई लेने देना नहीं है। इसलिए जब आयतन है ये नहीं है, यहाँ यदि आयतन रहता यानी आयतन रहता तो ताप का प्रभाव जरूर पड़ता, ताप से स्वतंत्र नहीं होता। लेकिन इसमें मोललता जो है ताप से क्या होता है, स्वतंत्र होता है, यानी ए होगा। 5 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन अणुसंख्य गुण है? तो अणुसंख्य गुण धर्म 4 होता है, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब, ठीक है ना। तो इसमें देखना है क्या है, परासरण। देखिए पहले ही परासरण मिल गया, श्यानता, तरलता, पृष्ठ तनाव, ये तीनों नहीं होगा, आपका परासरण होगा, ठीक है। किसी किसी बुक में परासरण को हटाकर क्वथनांक में उन्नयन दे दिया है, तो हम मार देंगे क्वथनांक में उन्नयन। चलिए अगला हमारा प्रश्न कह रहा है, यानी 6 नंबर प्रश्न, आइसोटॉनिक विलयन वे हैं जिनके बराबर होते हैं। थोड़ा घुमा कर दिया है, इसमें थोड़ा इंग्लिश का यूज कर दिया है, बिहार बोर्ड वाले थोड़ा ध्यान दीजिए। आइसोटॉनिक विलयन वे हैं जिनके बराबर होते हैं। क्या बराबर होते हैं? आइसोटॉनिक हम पढ़ाए थे, समपराशरी, अल्प पराशरी और अति पराशरी। तो ये आइसोटॉनिक का मतलब यही है समपराशरिक। क्या है? समपराशरिक। तो समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? जब दोनों विलयनों में परासरण दाब क्या हो, समान हो। परासरण दाब क्या हो, समान हो। तो यही कह रहा है कि आइसोटॉनिक विलयन वे हैं जिनके बराबर होते हैं। तो जिनके क्या बराबर होते हैं? परासरण दाब जिनके बराबर होते हैं, तो उसको बोलते हैं आइसोटॉनिक विलयन, यानी समपराशरी विलयन, ठीक है। जिसके परासरण दाब बराबर हो, यही दो विलयनों में जिसका परासरण दाब कम हो जाता है वो अल्प पराशरी होता है, और जिसका परासरण दाब ज़्यादा हो जाता है वो अति पराशरी हो जाता है। जिसके दोनों का परासरण दाब बराबर होता है तो उसी का नाम है आपका क्या? आइसोटॉनिक, यानी समपराशरी। 7 नंबर प्रश्न देखिए, परासरणी दाब बढ़ता है जब, तो परासरण दाब कब बढ़ता है? ताप बढ़ता है तब, कि ताप घटता है तब, कि आयतन बढ़ता है तब, कि इनमें से कोई नहीं। तो परासरण दाब जो होता है, परासरण दाब को पाई से सूचित किया जाता है। परासरण दाब किसके किसके समानुपाती होता है? ताप के भी समानुपाती होता है। परासरण दाब सांद्रता के भी समानुपाती होता है। दोनों को साथ में लेकर चलेंगे तो पाई समानुपाती CT। आप जानते हैं कि अनुपात हटता है तो समानुपाती हटता है तो एक स्थिरांक आता है। तो यहाँ पाई बराबर CRT, यानी R हम लोग ले लिए नियतांक, तो पाई बराबर आ गया CRT। C क्या है आपका? सांद्रता है। T क्या है आपका? तापमान है। तो बताइए तो इसमें क्या अभी ज़्यादा जाना है और इसको प्रसार करते हैं हम लोग। तो C सांद्रता है, तो सांद्रता क्या होता है कि कितना आयतन में कितना विलय घुला हुआ है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं C के जगह पर N/V, ये आपका हो गया RT। ये भी इधर आ जाता तो पाई भी बराबर NRT हो जाता। N का मान यदि 1 मोल ले लिया जाए, तो N का मान यदि हम 1 मोल ले लें तो पाई भी बराबर RT हो जाता। तो यहाँ हमको इस पर उतना ध्यान नहीं देना है, बस ये पूछ रहा है प्रासरणी दाब बढ़ता है जब। तो प्रासरणी दाब बढ़ता है कब? जब ताप बढ़ता है। ताप बढ़ेगा क्योंकि ताप के भी समानुपाती होता है प्रासरणी दाब। जब हई बढ़ेगा तो हई हो बढ़ेगा, समझ रहे हो ना। यहीं पर जब हई बढ़ेगा तो इहो बढ़ेगा, यदि एगो कम होगा तो इहो कम होगा। तो कम होने की तो बात कर नहीं रहा है, बढ़ने की बात कह रहा है। तो यानी ताप बढ़ेगा तो परासरणी दाब भी क्या होगा? बढ़ेगा। 8 नंबर प्रश्न है, किसी तनु विलयन के क्वथनांक में उन्नयन होता है। तो क्वथनांक में उन्नयन होता है तो कौन चीज के समानुपाती होता है? अभी बताया कि सांद्रण के समानुपाती होता है, तो एक में सांद्रण के समानुपाती यानी B होगा। 8 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? B होगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए। 9 नंबर प्रश्न क्या है? 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि घोलक के अपेक्षा घोल के हिमांक का मान। तो घोलक के अपेक्षा घोल के हिमांक का मान क्या होता है? तो घोलक का घोल समझते हैं ना, घोलक का मतलब होता है विलायक। घोलक का मतलब क्या होता है? विलायक। घोलक का मतलब क्या होता है? विलायक। घोल का मतलब क्या होता है?
घोल का मतलब होता है विलयन, घोल का मतलब क्या होता है, विलयन। तो विलायक और विलयन के विषय में कह रहा है कि घोलक के अपेक्षा घोल के हिमांक का मान क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा। तो इसका सही आंसर होगा बी, कम होगा। अब आप पूछिएगा कैसे सर जी कम होगा, तो आप थोड़ा समझिए हिमांक क्या होता है। हिमांक का मतलब होता है कि जब द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर आ जाए, उसी को हम लोग हिमांक बोलते हैं। क्वथनांक कहता है तो द्रव का वाष्प दाब गैसीय वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाए, तो वो आपका क्वथनांक होता था। अब यहाँ हिमांक से संबंधित है, तो मान लीजिए यहाँ आपका शुद्ध जल है, ठीक है ना, ये शुद्ध जल है, ये ठोस अवस्था का वाष्प दाब है, ठोस अवस्था का वाष्प दाब है। तो मान लीजिए ये जल है, यहाँ से ये नीचे की तरफ आएगा तो जमेगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक आने में ये जम गया तो ये कहलाएगा आपका हिमांक, यानी हिमीकरण हो गया इसका। लेकिन अब बताइए एक और जो वाष्प दाब है, अब एकरा में थोड़ा हम नमक मिला दे यानी कोनो विलेय पदार्थ मिला दे, तो एकरा से जो बनने वाला हमारा विलयन होगा, का वो विलयन का वाष्प दाब इस विलायक के वाष्प दाब से कम होगा कि नहीं होगा। अभी हम पढ़े थे कि किसी विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से ज्यादा होता है, यानी विलयन में विलय के कारण ओकर वाष्प दाब में क्या आ जाता है, कमी आ जाता है। तो हेकर जो वाष्प दाब होगा एकरा से वाष्प दाब कम हो जाएगा ना विलयन का, तो बताए तो ये कम हो गया, तो एकरा से कमे मेहनत न करना पड़ेगा ठोस अवस्था में आने के लिए। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि किसी घोलक के अपेक्षा घोल के हिमांक का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। 10 नंबर प्रश्न है, पीवी बराबर एस टी में एस का मान है। तो पीवी बराबर एस टी, ये थोड़ा दिक्कत लगेगा आपको कि पीवी बराबर एस टी क्या है। हम लोग तो पढ़े हैं पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर क्या पढ़े हैं हम लोग, पीवी बराबर एनआरटी होता है, तो इस पर ध्यान नहीं देना है। ये पीवी बराबर एनआरटी होता है, तो एन का मान यदि आप एक रख लीजिएगा, मान लीजिए एन मोल की संख्या, तो एन का मान मान लीजिए एक है, तो पीवी बराबर एक आर टी, तो पीवी बराबर तो असली आर टी है ना, आई का दिया है पीवी बराबर एस टी, पीवी बराबर एस टी, एक से तुलना कीजिए तो है तो मिलिए रहा है, तो मिले रहा है, यानी है ना अलग अलग है, यानी एस और आर, यानी आर के जगह पर एस हो गया है, एस की जगह पर आर हो गया है, तो एस किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। तो पीवी बराबर एस टी में एस का मान किसके बराबर होता है, आर के बराबर होता है, यानी 10वां का सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में और इसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।